जय हिंद, नमस्कार साथियों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले कई दिनों से हिंदी व्याकरण की सीरीज को लॉन्च कर रखे हैं और उसी के पर्सपेक्टिव में जो आज की हमारी क्लास है वो है कारक चिन्ह। ठीक है, अगर आपको हिंदी व्याकरण में जीरो से स्टैंडर्ड लेवल तक की अपनी ग्रामर को बूस्ट करना है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके फंडामेंटल जो बेस होता है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे इस सीरीज की वजह से। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इस सीरीज को देखना है और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है कारक चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कारक का मतलब क्या होता है। ठीक है, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी न किसी की भूमिका अवश्य होती है। उस भूमिका को निभाने वाला ही क्या होता है, कारक होता है। कारक मतलब उस भूमिका को निभाने वाला जो काम कर रहा है ना। अथवा आप समझ सकते हैं दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है। नहीं समझ में आए, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे हम कारक कहते हैं। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करें। कारक का सीधा सीधा मतलब होता है करने वाला। अब करने वाला कौन है, इसकी भूमिका निभाने वाला कौन है, वही आपका कारक होता है। मतलब जो काम कर रहा है उसमें अहम भूमिका किसकी है उसे हम कारक कहते हैं। अब कुछ कारक होते हैं और उनके कारक चिन्ह भी होते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसमें कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक चिन्ह है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस क्लास को वॉच कर सकते हैं और आज के बाद डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत है, अगर अभी आप चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है कारक, इधर दिया गया है कारक चिन्ह और इधर दी गई हैं विभक्तियाँ। अगर आपको इन तीनों चीज़ों को तैयार कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर भी फंसने वाले। ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ये अगर आपको याद नहीं है तब आप ना ही कारक बता सकते, ना ही विभक्ति बता सकते और ना ही कारक चिन्ह बता सकते। 1 से 2 बार आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये कारक जो दिया गया है ये इधर दिए गए हैं आपके कारक, ये दिए गए आपके कारक चिन्ह और इधर ये दी गई हैं आपकी विभक्ति। ठीक है ना। तो कर्ता ने, कारक क्या हो गया कर्ता और चिन्ह हो गया ने। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, ठीक है, संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। सभी के एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में चीज़ें भी आएंगी आपको। संबंध का, की, के या फिर रा, री, रे। ठीक है, अभी आप बस समझने का प्रयास करें। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, हो। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए प्रथम विभक्ति में आपको कारक और कारक चिन्ह बताने, तब आप करेंगे क्या। तो प्रथम विभक्ति के लिए आपको बताना है, कारक हो गया कर्ता, चिन्ह हो गया ने और विभक्ति हो गई प्रथम। इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में आपको बताना है, तो कर्म हो गया कारक और चिन्ह हो गया को और विभक्ति हो गई द्वितीया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और लिखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें तब भी आपको याद हो रही होगी। 1 से 2 बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम इनके मतलब समझ लेते हैं कि हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फिर चाहे एग्ज़ाम हो, फिर चाहे आपका इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे 6 से 12 तक की जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल बेस स्ट्रॉन्ग करना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जिसे सीता ने राम को देखा। अब आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इसमें आपको बताना है कि विभक्ति कौन है और कारक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, कारक क्या है, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि कारक आपको बताना है, इसमें कारक कौन सा है। उसके बाद कारक चिन्ह आपसे पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि विभक्ति इसमें कौन है। अब क्या आप इनके जवाब दे सकते हैं, जब तक आपको कारक, कारक चिन्ह और विभक्ति नहीं याद होगी तो वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपको देखना है क्या लिखा है, सीता ने राम को देखा। अब यहाँ पर दो दो कारक चिन्ह आ रहे हैं, एक तो ने, कर्ता ने वाला पहला विभक्ति, ठीक है, और कर्म को यानी कि द्वितीय विभक्ति भी आ रही। तो हमेशा पहला वाला कट करना है और दूसरा वाला मानकर चलना है कि यही कारक चिन्ह है। उसी के बेस पर आप कारक को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी के बेस पर आपको विभक्ति पता लगानी। तो सीता ने राम को देखा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कारक चिन्ह, कारक चिन्ह देखो लिखा है कर्ता ने कर्म को यानी कि कारक हो गया कर्म, चिन्ह हो गया को और विभक्ति हो गई द्वितीया। आंसर मिला ना। तो यहाँ पर सीता ने राम को देखा, को वाला सही हो जाएगा, ये आपका कारक चिन्ह हो गया और कारक क्या हो जाएगा कर्म। ठीक है,
कर्ता ने कर्म को, और ये द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब समझ में आया ना किस प्रकार से हमने ये किया। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? वह कलम से लिखता है। तो वो किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो कारक चिन्ह तो पता चल गया, से हो गया। करण से के द्वारा होता है ना, करण से के द्वारा, यानी कि कलम से लिख रहा है। तो कर्ता ने कर्म को करण, तृतीया विभक्ति। विभक्ति कौन सी है? तृतीया विभक्ति है। ठीक है, आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। देखो ये तृतीया विभक्ति करण है ना, से या फिर के द्वारा। तो वो कलम से लिख रहा है ना, तो करण हो गया कारक, चिन्ह हो गया से, और विभक्ति हो गई तृतीया। तो इस तरीके से आपको हर एग्जाम्पल को समझना है और इसमें आपको जवाब देना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन से कारक हैं, और आपको कारक चिन्ह के जवाब भी देने हैं। ठीक है, यहाँ से आपको नकल नहीं करनी है, अपने जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरीके से आपको कारक, कारक चिन्ह और विभक्ति के बारे में समझना है, पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ओके अब आज हमने ये समझ लिया है। अब हम चलते हैं जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जैसे तत्भव और तत्सम क्या होता है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम रिवीजन हर क्लास में करते हैं। तो कल की क्लास वाला आज हम रिवीजन करेंगे कि तत्भव और तत्सम होता क्या है। जैसा कि मैंने कल ही आपको मोटा मोटा बताया था, तत्सम मतलब जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिनका हिंदी में हम सीधे सीधे उपयोग कर रहे होते हैं, वहीं तत्भव शब्द जिनमें हम थोड़ा सा संशोधन करके अपनी मौखिक भाषा, जिसमें बोलचाल की भाषा जो होती है उसमें बोलते हैं। जैसे आग, जो कि एक शुद्ध शब्द नहीं है। तत्भव शब्द क्या होता है? अशुद्ध शब्द, और तत्सम शब्द होते हैं शुद्ध शब्द, जो कि हम बोलचाल की भाषा में मानते हैं। हालांकि होता क्या है, तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जबकि तत्भव हम अपनी बोलचाल की भाषा में उन्हें थोड़ा सा अव्यवस्थित करके बोलते। यही मोटी मोटी बात आपको बतानी थी। तत्सम शब्द हो गया अग्नि और तद्भव हो गया इसका आग। ठीक है, आप बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं, आग जल रही है क्या? आग पर खाना रखा हुआ है क्या? आप ये नहीं बोलेंगे कि अग्नि जल रही है क्या, जो कि अग्नि क्या हो गया? शुद्ध शब्द हो गया, और आग जो है वो आपका संशोधित वर्ड हो गया। हालांकि शुद्ध आप इसे नहीं कह सकते, है ना। उसके बाद अगम्य, अगम्य मतलब अगम, हम लोग अगम बोलते हैं, तो ये सही नहीं है। अमूल्य होता है ना कि अमूल होता है, अज्ञान होता है ना कि अजान होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि तत्भव और तत्सम होता क्या है। तत्सम मतलब शुद्ध शब्द और तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द। मोटा मोटा आप बस इतना याद रख सकते हैं। ओके, अगर आप पारिभाषिक तौर पर समझना चाहेंगे तो वो भी समझ लीजिए। संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, और उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या लिखा है? संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जिनमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्भव शब्द कहते हैं, जो कि मैंने अभी इस बात को मेंशन किया, है ना। अब हम समझ लेते हैं कि इस तरीके से आपने तत्भव, तत्सम सीखा, कारक, कारक चिन्ह और विभक्ति के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके की और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको चैनल के मेन पेज पर चले जाना, एंड देन आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना, और वहाँ पर पहले ही प्लेलिस्ट बनी रही होगी, आप देख लीजिएगा, हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम परिचय। तो वहाँ से आप सारे वीडियोज़ एक सीक्वेंस में देख सकते हैं, है ना। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।